हेलो व्यूअर्स और मोस्ट वेलकम ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग। मैं शिवांगी महेश्वरी आपका अपने चैनल स्किल लर्निंग में स्वागत करती हूँ। आज हम मई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर देखने वाले हैं। जो ये सीरीज़ रहेगी वीकली करंट अफेयर के हिसाब से रहेगी। इस वीक के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, जो एमसीक्यूज़ मैं आपको आज देने जा रही हूँ वो केवीएस, सुपरटेट, DSSB, यूपीएसएससी, एसएससी एंड बैंकिंग और इसके अदर रेलवे एंड अदर सेवाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाली है। ठीक है, जो हम करंट अफेयर लेके आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक रहेंगे और इनके एग्जाम्स में आने के चांसेस 99% है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को देखिए बिना मत जाइएगा और इस सीरीज़ को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक स्किल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से स्किल लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट करंट अफेयर ये है, मई के फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो आप ध्यान रखिए कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले जो मजदूर दिवस मनाया गया था वो 1 मई 1923 में मनाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1 मई 1923 में पहला मजदूर दिवस मनाया गया था और जो ये मनाया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे बिना जो एग्जाम्स होते हैं वो नहीं मानते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स बनाने वाले होते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चंस भी मांगते हैं। ठीक है आपसे। तो मजदूर दिवस सर्वप्रथम 1923 में बनाया गया था और जो किसके द्वारा बनाया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मजदूर दिवस पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाल ही में चुनी गोस्वामी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, यहाँ पे चुनी गोस्वामी होगा, इनका नाम मैंने यहाँ पे चुन्नी लिख दिया है बट यहाँ चुनी गोस्वामी होगा। इनका निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए जो चुनी गोस्वामी थे वो हमारे फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, इतना क्लियर है कि जो चुनी गोस्वामी थे वो फुटबॉल से संबंधित थे। और 1962 में आपको ध्यान रखना है ये जो आदमी था बहुत ये जो सर थे चुनी गोस्वामी बहुत मतलब फेमस रहे हैं अपने टाइम पर। 1962 के भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान थे। ठीक है, और जब ये कप्तान थे तो 1962 में इन्होंने भारत को जिताया था, गोल्ड मेडल जिताया था। ठीक है, भारत को जिताया था और गोल्ड मेडल जिताया था। ठीक है, तो चुन्नी गोस्वामी को आपको ध्यान रखना है 1962 में भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान थे। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने 2 अवार्ड जीते हैं। 1963 में इन्होंने एक अवार्ड जीता था, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स अगर कंटिन्यू रख रहे हैं तो नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। 1963 में उन्होंने एक अवार्ड जीता था, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, इन्होंने पहला जो प्राइज़ जीता था वो अर्जुन पुरस्कार 1963 में, और 1983 में पद्मश्री इन्हें मिला था। ठीक है, 1983 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1963 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप भूलेंगे तो नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? तो ध्यान रखना है जो कोविड-19 से ग्रस्त है, पूरी दुनिया कोविड-19 से अभी ग्रस्त है। तो इस पैंडेमिक के टाइम पर आपको पता होगा कि जो मजदूर हैं एक जिले से एक इलाके से दूसरे इलाके में जो काम करने के लिए जाते हैं वो वहाँ जाकर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इन मजदूरों को वापस अपने ज़िले में अपने गाँव में वापस भेजने के लिए ये पहल शुरू की गई है और इसके थ्रू जो ट्रेन के जरिए जो मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार ये जो था ये कहाँ हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है झारखंड और तेलंगाना के बीच में ये पहली ट्रेन चली है। ये तेलंगाना से झारखंड के लिए चली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पहली श्रमिक ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के बीच में चली है। ठीक है, झारखंड और तेलंगाना के बीच में चली है और कहाँ से कहाँ तक चली है? तेलंगाना से शुरू हुई है और झारखंड तक चली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ? फॉरेस्ट राइट एक्ट आपका 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आगे है सोलर मार्केट में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? ठीक है, सोलर मार्केट में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो सोलर मार्केट में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। ठीक है, और भारत का जो गुजरात शहर है वो फर्स्ट नंबर पे पूरी इंडिया में माना जाता है सोलर के काम में। ठीक है, तो सोलर मार्केट में भारत का दुनिया में तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है। और भारत का जो गुजरात राज्य है वो
फर्स्ट नंबर पर आता है, ठीक है, सोलर के मामले में। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। डीजल व पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो डीजल व पेट्रोल पर उपकर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में सबसे पहले जो पेट्रोल और डीजल होते हैं, जो लग्जरीज आइटम होते हैं, तो उनमें आता है पेट्रोल और डीजल, ठीक है। ये मौलिक आवश्यकता नहीं है, तो नागालैंड ने इस पर उपकर लगा दिया है। अब चलिए नागालैंड में देख लेते हैं। नागालैंड की जो कैपिटल है, देखिए ये है आपका नागालैंड, आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो नागालैंड है उसकी कैपिटल कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितनी धनराशि की बात की गई है? तो सबसे पहले जान लेते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। जो हमारी पार्लियामेंट है उसे दोबारा से बनाया जा रहा है। अब इस बार ट्रायंगल शेप में बनाई जाएगी। जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो सर्कल की शेप में थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। जो पुरानी वाली पार्लियामेंट थी वो सर्कल की शेप में थी, और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए 992 करोड़ रुपये ट्रायंगल शेप की पार्लियामेंट को बनाने में खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको ध्यान होगा, हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है, मतलब जो अभी भी है, वो सर्कल के शेप की है। तो वो जो महाराष्ट्र में योगिनी टेम्पल है, ठीक है, महाराष्ट्र कह रही हूँ मैं, एमपी में जो योगिनी टेम्पल है उसकी डिज़ाइन के ऊपर लेकर हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो बनाई गई थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी वो उसका जो नक्शा था वो कहाँ से लिया गया है? एमपी के योगिनी टेम्पल से, ठीक है। एमपी है हमारा, उसके योगिनी टेम्पल से इस पार्लियामेंट का नक्शा लिया गया था, इस पार्लियामेंट की डिज़ाइन ली गई थी। उसी डिज़ाइन पर आधारित जो पुरानी वाली पार्लियामेंट थी जो सर्कल शेप में थी वो बनाई गई है, ठीक है। पुरानी वाली पार्लियामेंट का क्या होगा? आप देखिए, जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसका क्या होगा? आपको याद होगा कि पुरानी वाली जो पार्लियामेंट थी उसकी इधर साइड में लाइब्रेरी और इधर दो मतलब ऐसी सरकारी काम के लिए जो जगह थी, ठीक है। अब क्या होगा, इन तीनों को ही लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसके जगह क्या बना दी जाएगी? इन तीनों को ही लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसकी जगह एक नई पार्लियामेंट बनेगी जो कि ट्रायंगल शेप की होगी। अगर मेरे पास अभी नक्शा होता तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पार्लियामेंट का नक्शा वगैरह सब तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की बहुत इच्छा है कि वो 2022 से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करें, लेकिन लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट 2022 से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। 2022 की जगह 2024 में जाना है, ठीक है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? पार्लियामेंट के बनाने से संबंधित है। इसमें आपको ध्यान रखना है ट्रायंगल शेप की पार्लियामेंट बनाई जाएगी, और जो पार्लियामेंट होगी उसको बनाने में 992 करोड़ रुपीज़ की धनराशि खर्च होने वाली है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की केसर को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की केसर को जीआई टैग मिला है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, तमिलनाडु एंड मणिपुर। तो जीआई टैग जम्मू कश्मीर की केसर को मिला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 3 तरीके की केसर पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में कितने तरीके की केसर पाई जाती हैं? 3 तरीके की केसर पाई जाती हैं, ठीक है। और जो ईरान है वो केसर के मामले में फर्स्ट नंबर पे, जो ईरान है वो केसर के मामले में फर्स्ट नंबर पे, और भारत सेकंड नंबर पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ईरान फर्स्ट नंबर पे और भारत हमारा सेकंड नंबर पे है। और जो जम्मू कश्मीर का कारावास जो एरिया है वहाँ पर ये इस तरीके की केसर को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो किस राज्य की केसर को जीआई टैग मिला है? फिलहाल में जम्मू कश्मीर की। और तमिलनाडु है, तमिलनाडु की एक मिठाई है, उसका मुझे मिष्टी मिष्टी करके कुछ इस तरीके से मिठाई है, उसको भी कतली की जैसी मिठाई होती है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके अलावा जो यूपी के गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस को तमिलनाडु की जो मिठाई है, आप उसका कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख के भेजिएगा। मिष्टी मिष्टी कुछ इस तरीके से नाम है। और कतली के शेप की मिठाई होती है, वो मूंगफली वगैरह ये सब डालकर गुड़ और मूंगफली वगैरह मिलाकर, आपने भी खाई होगी, मिलाकर जो बनाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, और यूपी के गोरखपुर की टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा जो एक तरीके की मिट्टी होती है, उससे जो खिलौने हैं, बर्तन है, ये सब बनाए जाते हैं, उनकी नक्काशी की जाती है। तो यूपी इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं जम्मू कश्मीर एरा। जम्मू कश्मीर में वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट में और ईस्ट में। देखिए मैं दोबारा कर देती हूँ, वेस्ट और ईस्ट के साइड से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इधर साइड में लद्दाख है और इधर साइड में ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। हमारा ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है, ठीक है। तो वेस्ट में हमारा जम्मू कश्मीर और जो अभी इससे डिवाइड होकर अलग हो गया है वो लद्दाख है, ठीक है। अलग क्या हो गया है? भारत सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। कब? 370 जो धारा लागू हुई थी उसके तहत, ठीक है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। रिचर्ड हेडली पुरस्कार पहले क्रिकेटर का नाम बताइए। कहने का मतलब है कि रिचर्ड हेडली जो पुरस्कार मिला था उस क्रिकेटर का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका जो ये करेक्शन है रास टेलर होगा, ठीक है। रास टेलर,
यहाँ करेक्शन कर लिएगा, राज टेलर नहीं, राज टेलर होगा। तो राज टेलर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, उन्होंने रिचर्ड हेडली पुरस्कार जीता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी थोड़ा करेक्शन है, रिचर्ड हेडली पुरस्कार पहले ऐसा कुछ नहीं है। तो रिचर्ड हेडली पुरस्कार जीतने वाले जो क्रिकेटर है वो राज टेलर हैं। ठीक है, पहले क्रिकेटर कौन है? राज टेलर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करेक्ट कर देती हूँ। रिचर्ड हेडली पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो रिचर्ड हेडली पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर राज टेलर हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर राज टेलर की मैंने पिक लगाई हुई है। ठीक है, बर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो बर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है और भारत में इसका क्या स्थान है? बर्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, बर्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है और भारत में इसमें 142 नंबर प्राप्त किया है। और जो नॉर्वे है वो फर्स्ट नंबर पे, स्वीडन सेकंड नंबर पे है। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर जो बर्ड प्रेस फ्रीडम की जो रिपोर्ट आई थी वो जब आई थी तो भारत हमारा 140 नंबर पे था। और इस साल 2 पायदान नीचे गिर गया है और 142 नंबर पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ अनरेस्टेड नहीं, अनरिटन होगा। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल किसके द्वारा लिखी गई है? महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास पर आधारित है। तो गिरीश कुबेर जी के द्वारा शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल लिखी गई है। और ये जो बुक है ये महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास पर आधारित है। ठीक है, यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ देखिए आपको वेस्ट एरिया में ये महाराष्ट्र मिलेगा। मैंने आपको मैप में महाराष्ट्र भी दिखा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निदेशक संचालक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल, इसकी मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिखी हुई है, आपको फुल फॉर्म अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका निर्देशक संचालक हाल ही में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया। इतना क्लियर है? किसे नियुक्त किया गया है? एनटीपीसी का निदेशक संचालक रमेश बाबू को। ओके, क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये रहे हमारे रमेश बाबू, इन्हें ही एनटीपीसी का निर्देशक संचालक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो हाल ही में 3 मई को बनाया गया है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो हाल ही में 3 मई को बनाया गया है, तो 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या होगी? तो आपको अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बोला हुआ था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और भारत का इसमें स्थान 142 नंबर पर है। ठीक है, तो भारत में इसका स्थान आपको ध्यान रखना है। और इसकी अब थीम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे। देखिए लास्ट ईयर इस तरीके के क्वेश्चन की इसकी थीम क्या थी, सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं, पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी और अदर इस तरीके के क्वेश्चन बने थे काफ़ी एग्जाम्स में। और भारत इसमें इस चीज़ में किस पायदान पर है, भारत स्वतंत्रता फ्रीडम में या प्रेस स्वतंत्रता फ्रीडम में किस पायदान पर, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कहीं नहीं जाने, इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके के बनने वाले हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर रखती हूँ ताकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो इसकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जर्नलिज्म विदाउट फियर फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है जर्नल एसी एंड फेयर, जर्नलिस्ट एंड सोसाइटी, जर्नलिज्म एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो आपको इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में जो 2020 में जो थीम थी वो क्या थी? उसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर। ठीक है, आपको उसकी थीम याद रखनी है, जर्नलिज्म विदाउट फियर। ओके, इतना क्लियर है? और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? RWB और यूनेस्को के सहयोग से, दोनों आपस में मिलकर इस बार जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो मनाया था। ठीक है, IIT बॉम्बे, IUCST, NIIT, मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ इस क्वेश्चन को। IIT बॉम्बे, IUST, NIT श्रीनगर की पहल से कम कीमत वाले वेंटिलेटर का निर्माण किया गया। इस वेंटिलेटर का नाम बताइए। भी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ये गलत राइट हो गया है यहाँ पर।
तो मैं आपको इसमें बताती हूँ, आईआईटी बॉम्बे, आईयूएसटी, एनआईटी श्रीनगर की पहल पर एक मतलब वेंटिलेटर का एक कम लागत वाले वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। इस वेंटिलेटर का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस जो ऑप्शन सही है वो है रूहदार वेंटिलेटर। ठीक है, ये किसी एक पर्सन के नाम पे, एक बच्चे के नाम पे रखा गया है जिसका नाम रूहदार था। इसकी सलाह से ये वेंटिलेटर बनाने में कामयाबी मिली। ठीक है, तो आपको कम कीमत वाले इस वेंटिलेटर का नाम बताना है, रूहदार है। ठीक है, क्वेश्चन की टाइपिंग आज थोड़ी गलत हो गई है तो कोई बात नहीं, उससे क्या है, मैं बोल तो सही रही हूँ। ठीक है, ये है रूहदार वेंटिलेटर। ये कम कीमत वाला है, मिनिमम 10,000 रुपये में ये अपना काम कर देता है। और इस टाइम पे कोविड-19 के चलते देश में वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसके ज़रिए काफ़ी सस्ते कीमत पे ज़्यादा वेंटिलेटर प्रोवाइड कराए जा सकते हैं और कम कीमत पे ज़्यादा लोगों का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर सॉन्ग किसने लिखा है? तो हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर सॉन्ग लिखा गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर सॉन्ग एचडीएफसी बैंक ने लागू किया है। ठीक है, लॉन्च किया है या लागू किया है। देखिए, ये रही एचडीएफसी बैंक और ये रहा इसका साइन, ये इसका साइन है और इसका जो थीम है वो क्या है, बी अंडरस्टैंड योर बर्ड। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का जो थीम है वो आपको ध्यान रखना है, बी अंडरस्टैंड योर बर्ड। आगे देखिए, मत कर फॉरवर्ड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, जो मत कर फॉरवर्ड अभियान टिकटॉक के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरीके के एचडीएफसी और टिकटॉक वाला ये इस तरीके से आ सकते हैं। तो मत कर फॉरवर्ड अभियान अभी टिकटॉक के द्वारा जारी किया गया है। आगे देखेंगे, ये देखिए टिकटॉक है और टिकटॉक 2017 से अपने मतलब 2016 में लॉन्च हो गई थी और ये चाइना की कंपनी है एक और उसके द्वारा बनाई गई है। और जो टिकटॉक है 2016 में लॉन्च हुई थी और 2017 से वर्क कर रही है। ठीक है, ये फटाफट से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव अगर ये वीडियो लग रहा है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, नासा के पहले मंगल मिशन हेलीकॉप्टर का नाम जो है किसके द्वारा सुझाया गया है? यह महिला भारतीय मूल की हैं। तो नासा के पहले मंगल मिशन हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय मूल की। एक कंपटीशन हुआ था, इस कंपटीशन में जो विजया रूपानी द्वारा एक नाम सुझाया गया था इस मंगल मिशन के लिए। विजय रूपानी द्वारा एक नाम से सुझाया गया था और यही नाम पसंद आया और नासा ने इसी नाम को इस मंगल मिशन के नाम के लिए। तो आपको पहली बात तो ध्यान रखना है, ये नाम किसने दिया था? विजय रूपानी ने दिया था। नासा के मंगल मिशन के लिए जो नाम दिया था कंपटीशन के थ्रू, वो किसने दिया था? विजय रूपानी ने। ठीक है, और इस मंगल मिशन का नाम क्या था? इंजेन्यूटी। ठीक है, INGENUITY, इंजेन्यूटी इस मिशन का नाम मतलब मंगल मिशन का नाम था जो विजय रूपानी द्वारा सुझाया गया था। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, उसके आने के चांसेस 100% बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय मूल की है। आगे देखते हैं, लॉकडाउन की वजह से अप्रैल माह में भारत में कितने प्रतिशत ऊर्जा की खपत हुई है? तो लॉकडाउन की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं, अभी सारी कंपनीज, सारे कारखाने ये सब बंद हैं और इसके अलावा दुकानें ये सब बंद हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा की खपत नहीं हो रही, सिर्फ घर ही घर के अंदर ऊर्जा की खपत हो रही है। तो इस चक्कर में, इस मामले में लॉकडाउन के चलते जो भारत में ऊर्जा की खपत है वो 30% की कमी आई हुई है। ठीक है, ऊर्जा की खपत में 30% की कमी आई हुई है। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किया गया है। मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ किस तरीके का दिखता है। देखिए, यहाँ लगता है मैंने इमेज लगाई नहीं है। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर की वैसे मैंने लगाई थी बट पता नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, हम डीआरडीओ की इमेज देख लेते हैं। ये है डीआरडीओ का लोगो, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका जो मोटो है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, सॉरी, ये किसके अंदर आता है? डीआरडीओ, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और जो उसका मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन साइंस। ठीक है, तो डीआरडीओ का आपको ध्यान रखना है, इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, और जो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। आगे देखते हैं, आगे इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? आपको ध्यान होगा, अगर मैंने आपको बताया हो कि जो हमारा 2020 ईयर है उसे मिडवाइफ ईयर
घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो ईयर 2020 उसे मिडवाइफ ईयर घोषित कर दिया गया है। और अभी फ़िलहाल ही मिडवाइफ डे निकल कर गया है, ये 5 मई को होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया गया है? 5 मई को। ठीक है, और ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सहायता करने में गुजार दी। इनके जन्मदिन के अंदर मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये इमेज में दिखाई दे रही है, ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इनकी 200वीं जयंती पर मिडवाइफ डे मनाया गया था। आगे देखते हैं, कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कोविड कथा ठीक है, मल्टीमीडिया गाइड हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन्हीं के द्वारा लॉन्च की जाएगी। ऑब्वियसली जो कोविड बीमारी से रिलेटेड काम तो स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा ही होंगे, तो आपको ध्यान रखना, कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड हाल ही में हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे देखिए, ये दे रखा है, हाल ही में 2020 के पुलिट्जर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2020 का जो पुलिट्जर अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है दार यासीन, सेकंड है चन्नी आनंद। ठीक है, सेकंड क्या ऑप्शन है आपका? चन्नी आनंद। थर्ड है मुख्तार खान और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो हाल ही में इन तीनों को पुलिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। और ये पुलिट्जर अवार्ड दिया क्यों जाता है? ये फोटोग्राफी के क्षेत्र में या बुक्स या मतलब म्यूजिक, इन सब चीज़ों इस सब क्षेत्रों में काम करने के लिए दिया जाता है पुलिट्जर अवार्ड। और हाल ही में इन तीनों को ये पुलिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन तीनों ने क्या काम किया था? जो जम्मू कश्मीर में अभी धारा 370 लागू हुई थी, तो सबसे अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इन तीनों की देखिए ये इमेज है, मैंने यहाँ इमेज लगाई हुई है इन तीनों की, इन तीनों को ही पुलिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय महिला को अमेरिका में इस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इस मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, शोभना नरसिम्हन को। तो शोभना नरसिम्हन को अभी हाल ही में अमेरिका में एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है आपका, शोभना नरसिम्हन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इनकी इमेज दिखा दूं, ये है शोभना नरसिम्हन और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत दुनिया में किस नंबर पे है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार आपको ये बताना है कि वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत किस नंबर पे है। यानी कि वैज्ञानिक प्रकाशन क्या है? मतलब विज्ञान से रिलेटेड कौन सी ऐसी कंट्री है जो विज्ञान से रिलेटेड प्रकाशन सबसे ज़्यादा करती है अपने अखबारों में, अपने न्यूज़ में सबसे ज़्यादा विज्ञान से रिलेटेड प्रकाशन कौन सी कंट्री करती है? तो सबसे ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है आपको, यहाँ 3rd नंबर पे इंडिया है। आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में जो भारत है वो 3य स्थान 3rd नंबर प्राप्त किए हुए है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वैसे क्या हो जाएगा? 3। तो वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत 3rd नंबर पे है। ठीक है, इसमें भारत का नंबर पूछा था, इस वजह से मैंने आपको भारत का नंबर बताया। तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे आया है अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पे अमेरिका एंड फर्स्ट नंबर पे चाइना है, जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रकाशन करता है। अपने न्यूज़पेपर ले लो, चाहे किसी भी ऐसे आइटम में ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हाल ही में चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? ठीक है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट शुरू किया है या लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, डी फॉर डिजिटल, सी फॉर करेंसी, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और पी फॉर पेमेंट। तो डीसीईपी जो डिजिटल करेंसी है चाइना ने लॉन्च की है। ठीक है, अब चाइना मतलब जो हाथ से जो लेन देन होता है पैसे का, वो धीरे धीरे कम करने जा रहा है, और ये सही भी है। हाथ से लेन देन जो पैसे का है वो कम ही होना चाहिए, और डिजिटल करेंसी इन्होंने लागू कर दी है। ठीक है, आगे 27 देखते हैं, वर्चुअल गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसमें 120 कंट्री हैं की अध्यक्षता हाल ही में किस देश द्वारा की गई है? तो अभी वर्चुअल गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता हाल ही में, मैं आपके ऑप्शंस गलत टाइप हो गए हैं तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ खुद ही, अजरबैजान। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? अजरबैजान। यहाँ लिख भी देती हूँ, अजरबैजान। तो हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसमें 120 कंट्री ने
भाग लिया है, ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने की है? अजरबैजान। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक भी मतलब एक ऑप्शन कोई सा भी अजरबैजान होना चाहिए था। यहाँ मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बट आपको ध्यान रखना है किसने की है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो अभी हुआ है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। इसे NAM भी बोलते हैं। इस मूवमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी जो कंट्री इस निरपेक्ष आंदोलन या इस कम्युनिटी के अंदर है, ठीक है, NAM के अंदर है, तो अगर कोई भी कंट्री इस NAM के अंदर है तो वो किसी भी अदर कंट्री के साथ गुट निरपेक्ष नहीं होगी, ठीक है। किसी भी अदर कंट्री के साथ गुट निरपेक्ष नहीं होगी, उसे ये साइन करना पड़ता है, और इसमें भारत भी है, ठीक है। और अभी जो अध्यक्षता की है वो अजरबैजान ने की है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो गुट निरपेक्ष कंट्रीज़ की अभी जो नेम की अध्यक्षता हुई थी, NAM नाम की अध्यक्षता हुई थी, वो अभी अजरबैजान में हुई है, ठीक है। अगर अब देखिए 28 क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा इम्पोर्टेंट, और मुझे लगा कि इस बार के एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने ये यहाँ रखना चाहा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। NGMA के संग्रह से नामक वर्चुअल कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? NGMA के संग्रह से नामक वर्चुअल कार्यक्रम हुआ है अभी, इसका जो संबंध है वो किस मंत्रालय से है? तो वर्चुअली हम लोग एक तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, इसका नाम रखा गया था NGMA के संग्रह से। इसका नाम क्या रखा गया था? NGMA के संग्रह से, और इसका जो कार्यक्रम का जो संबंध है वो संस्कृति मंत्रालय से। आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से। मिजोरम अपने प्राइवेट स्कूल में लॉकडाउन के दौरान कितने प्रतिशत फीस में कटौती की है? तो मिजोरम ने कितने प्रतिशत फीस में कटौती की है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो मिजोरम ने अभी प्राइवेट स्कूल में लॉकडाउन के दौरान 50% फीस में कटौती की है, ठीक है। तो ये सही भी है, क्योंकि अभी इनकम का कोई जरिया नहीं है, लोग घर से बाहर जा नहीं रहे हैं, लोग घर के अंदर हैं, तो इनकम का कोई जरिया ना होने की वजह से स्कूल की फ़ीस में इस तरीके से कटौती हो जानी चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पूरी फ़ीस भी नहीं काटी है, ताकि वो टीचरों को भी वेतन दे सके और बच्चों से भी कम वेतन ले सके, यानी कि बच्चों से भी कम फीस ले सकें और टीचर को भी वेतन मिलता रहे, ठीक है। इसलिए ना पूरा 0 किया है और ना ही पूरा 100 किया है, बीच में 50% फीस में कटौती कर दी गई है, ठीक है। तो मिजोरम करने वाला ऐसा पहला राज्य है जिसने बच्चों की फ़ीस में 50% की कटौती की है, ठीक है। अगर आपको ये जो सेशन था वो पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कम से कम 10 फ्रेंड, कम से कम कितने फ्रेंडों को शेयर करना है? आपको 10 फ्रेंड्स के बिटवीन शेयर करनी है आपको ये वीडियो, ठीक है, ताकि आप जो लाभ उठा रहे हैं वो आपके आसपास वाले भी उठा सकें। अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को कोचिंग्स नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ये सेशन शुरू किया हुआ है। और अगर सही रहा, अगर व्यूज़ सही मिले, कहने का मतलब है अगर ज़्यादा लोगों तक गया, ये ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत हुई, तो आगे भी मैं ये सेशन कंप्लीट इस तरीके से जारी रखूँगी। और अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे स्किल लर्निंग के नेम से मेरा एक पेज है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पे जो स्किल लर्निंग के नाम से एक पेज है, वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और कम्युनिकेशन मुझसे आकर कर सकते हैं, ठीक है। आपको फेसबुक और टेलीग्राम पे तुरंत के तुरंत आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब मिलते रहेंगे। और इन जो वीडियोज़ हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी PDF भी आपको टेलीग्राम एंड फेसबुक पर मिलती रहेगी, ठीक है। और आज जैसे कि आज 10 मई है और आज मई का दूसरा संडे है, ठीक है। तो मई के दूसरे संडे को मदर्स डे होता है। वैसे तो 8 मई को मदर्स डे मनाया जाता है, बट मई के दूसरे संडे को ऑफिशियली मदर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल एंड टू ऑल मदर्स, ठीक है। तो सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप इसी तरीके से स्किल लर्निंग के साथ जुड़े रहिएगा। और पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर